हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के संपूर्ण किताब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक होता है बच्चों इंपॉर्टेंट, लेकिन एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसी श्रेणी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी विगत आप 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे रसगुल्लों, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल तरीके से आज हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है ना, यानी परिभाषा, मात्रक व विमा लिखना। कभी कभार ये 3 नंबर में पूछ लेता है। 1 नंबर तो इस परिभाषा का, दूसरा मात्रक का और तीसरा नंबर जो मिलता है वो विमा का। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों की परिभाषा इसकी क्या होगी। ध्यान से समझिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे दर्शाते हैं किससे बच्चों? इसे ई से दर्शाते हैं। तो चलिए इसको बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। जैसे रसगुल्लों हमने कोई बना दिया वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पर किसी बिंदु पर बच्चों हमने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है। क्यू नॉट लिख देंगे तो इसको धन परीक्षण आवेश बोला जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश रख दिया है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, यानी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आवेश रखेंगे इसमें भाई कोई ना कोई हलचल होगा। वो हलचल क्यों होगा बच्चों? तो इसमें बल कार्य करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। तो ये जो बल इस पर कार्य करता है, यानी इस पर जो बल लगता है, ठीक है ना, इसी धन परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा बच्चों, उसे ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए परिभाषा में भी हमने लिखा है, क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ई बराबर हो जाएगा F अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है बच्चों? धन परीक्षण आवेश है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका फार्मूला। F क्या है? बल है। ठीक, F बल है बच्चों और उसके बाद जो क्यू नॉट है धन परीक्षण आवेश है। और बात कर लेते हैं बच्चों इसके मात्रक की। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रक क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक, तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है रसगुल्लों? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन और उसके बाद आवेश का मात्रक क्या हो जाता है बच्चों? कूलाम। तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। ठीक, यानी वोल्ट प्रति मीटर अगर पूछा जाए किसका मात्रक है, तो ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका विमा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है विमा। तो विमा बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा। विमा अगर हम बात करें विमा को, तो यहां से देखेंगे, देखिए बल का मात्रक होता है, जिसे होता है बच्चों E बराबर F अपान Q। निकालते कैसे हैं ध्यान से समझिएगा। बल का विमा होता है mLT की पावर -2 होता है बच्चों। उसके बाद देखिए Q बराबर I इंटू टी होता है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है A और समय t है, तो इसका विमा हो जाएगा AT। जब ये ऊपर जाएगा तो mL हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ये T इनवर्स 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये -1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा A इनवर्स 1। तो ये इसका विमा हो जाएगा। यानी विमा की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? mL T इनवर्स 3 और उसके बाद A इनवर्स 1। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमीय सूत्र। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो जाएगा क्या चीज? इसका फार्मूला, ये मात्रक रहा और ये रहा विमा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये तो भाई हर साल पूछा जाता है, लेंदी होता है। यानी जो आपको हम बात करें बच्चों तो ये 5 नंबर में भी आता है, लेकिन ये 2 नंबर के का भी क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर में भी
पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय क्या है, या फिर कहेगा गॉस का नियम लिखिए, या फिर बच्चों इसी को गॉस ना लिखकर गाउस लिखता है, ठीक है ना, इसको इस तरह से लिख देता है गाउस। तो कंफ्यूज मत होइएगा रसगुल्लों, चाहे गॉस कहे या गाउस कहे, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। चलिए गॉस की प्रमेय क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा। देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों क्या है, कोई हम एक बंद पृष्ठ बना देते हैं, तो हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया, इस पृष्ठ का नाम होता है गॉसियन पृष्ठ, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया जो काल्पनिक पृष्ठ होता है बच्चों उसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो गॉस की जो प्रमेय है यही तो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, यानी इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा φE होगा, वो क्या होगा बच्चों, इस यानी इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी इसमें जो भी आवेश होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या होता है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो फार्मूला लिखेंगे बच्चों φE बराबर, क्योंकि क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम सही रूप में जब लिखेंगे तो हो जाएगा φE बराबर Q/ε0। तो ये हो जाएगा बच्चों गॉस की प्रमेय बोलिए या फिर गॉस का नियम, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और यहां पर अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो जो ये ε0 है इसको अपन बोलते हैं निर्वात की, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है रसगुल्लों, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको अपन, ठीक। और इसका जो मतलब आंकिक मान होता है, इसका जो आंकिक मान होता है बच्चों वो कितना होता है, तो वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये बच्चों अगर हम बात करें, ये निर्वात की जो वैद्युतशीलता है ये न जाने कितनी बार इसका आंकिक मान पूछा गया है, और इसका मतलब मात्रक तो ज्यादा पूछा जाता है, आंकिक मान कम लेकिन मात्रक ज्यादा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है बच्चों, मतलब ये मात्रक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों ये समविभव पृष्ठ परिभाषा भी पूछता है और या तो इसकी विशेषता या फिर भाई दोनों मिला देगा कि समविभव पृष्ठ क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए नाम में ही बहुत कुछ रखा है, नाम है समविभव यानी समान विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, लिखेंगे क्या बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे यहां पर हमने एक पृष्ठ बना दिया है, आप देख सकते हैं बच्चों, एक क्या है, ये है समविभव पृष्ठ। तो ये वैद्युत क्षेत्र में क्या एक मतलब काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, यानी इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है अगर वो क्या है समान है तो उस पृष्ठ को यानी इस पृष्ठ का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा समविभव पृष्ठ। इसकी विशेषताएं क्या है बच्चों, विशेषता ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, अभी ये आपको बता ही चुके हैं कि यानी इस जो ये है समविभव पृष्ठ तो इसके जो प्रत्येक बिंदु हैं वो हर एक बिंदु पर जो हो विभव समान होता है। अगला है दो समविभव एक दूसरे को काटते नहीं, यानी ये जो पृष्ठ है बच्चों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और तीसरा है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे अगर हम इस रेखा को देखें तो भाई इस रेखा पर ये लंब है और इस रेखा पर ये लंब है बच्चों, और इसके बाद जैसे ये रेखा है तो इस पर ये लंब है या फिर ये लंब है। तो इस तरह से इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो समविभव पृष्ठ के लंबवत
हो जाती हैं। और इसमें हम बात करें बच्चों तो एक चीज और होता है विशेषता, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, यानी एक बिंदु से हमें दूसरे बिंदु तक लाना है, कहीं यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं भी ले जाना है, तो जो किया गया कार्य होता है बच्चों वो हो जाता है शून्य। तो ये एक और इसकी विशेषता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत बार पूछा गया है और बहुत क्या किसी भी ईयर का दिखाई मतलब क्वेश्चन पेपर आप उठाइए बच्चों, किसी ना किसी सेट में जरूर मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या फिर कहेगा बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक, चाहे अनुगमन वेग बोले या फिर अपवाह वेग बोले बच्चों, दोनों एक ही है, ठीक। चलिए परिभाषा क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर क्या है बढ़ते हैं या आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं अनुगमन वेग। यानी वह वेग जिसके द्वारा क्या है चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक मतलब कोई भी चालक हो बच्चों, कोई तार हो, कोई भी धातु है, तो उसके अंदर हमें पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है आयनों से टकराते हुए, यानी जो धनायन ऋणायन होते हैं ना उसके अंदर आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक। इसे VD से यानी V सफिक्स D से दर्शाते हैं, तो फार्मूला हो जाता है बच्चों V सफिक्स D बराबर ये हो जाता है E इंटू V और उसके बाद टाउ अपान ml। E क्या है इलेक्ट्रॉन है, V क्या है विभवांतर है यानी विभव है, टाउ क्या है बच्चों श्रांतिकाल जिसको बोलते हैं, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और l क्या है ये मतलब धातु की लंबाई है, ठीक है ना, धातु की लंबाई, ठीक। बात समझ में आई। चलिए अब यहां से मान लेते हैं बहुत सारे बच्चों को इतना जो लंबा परिभाषा है बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन लेकर आए हैं रसगुल्लों, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम सरल तरीके से, एकदम सरल परिभाषा, इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं चलिए वो देखते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, देखिए एक और परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे कहते हैं अनुगमन वेग। अब जरा बताइए भाई इससे भी आसान हो सकता है क्या, आई थिंक नहीं हो सकता रसगुल्लों, लिखेंगे ठीक है ना कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जाहिर सी बात है बच्चों कोई भी धातु है बाहर से उसे क्या है उस पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा तो उस क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, यानी कोई भी चालक है बच्चों, ठीक, जैसे कोई यहां पर हम मान लेते हैं कोई चालक है, तो बाहर से क्या, बाहर से ये वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो जिस वेग से क्या करेंगे गति करेंगे, ठीक है ना। वही तो कह रहा है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे कहते हैं अनुगमन वेग, और इसका जो मान होता है यानी अनुगमन का जो मान होता है बच्चों वो लगभग 10 के घात -4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभार ये इसका पूछ लेता है कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है, तो 10 के घात -4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, एक तो ये परिभाषा है, ठीक है ना, ये दोनों परिभाषा एक फ्रेम में आ जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बेहद लाजवाब है। क्वेश्चन है बच्चों की सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। बेहद लाजवाब है और 2023 में भी पूछा था, लेकिन बच्चों क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा था। 2023 में पूछा था वो केवल इतना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, केवल इतना पूछा था भाई, इसका सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा नहीं पूछा था। तो चलिए हम परिभाषा भी साथ में देख लेते हैं। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। तो ये बच्चों जो भी वैद्युत अपघट्य होता है यानी जो सेल का घोल होता है इसमें प्रवाहित आवेश यानी सेल में प्रवाहित आवेश या फिर हम धारा कह लें उसके मार्ग में एक अवरोध लगा देता है यानी बाधा उत्पन्न कर देता है। उसी अवरोध को या उसी बाधा को क्या बोलते हैं बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। हमने यही तो लिखा है कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है यानी जो सेल का ये घोल होता है ये, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य,
ठीक है ना। वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। I बराबर E अपान आर प्लस आर, यानी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर E क्या है, विद्युत वाहक बल है, I क्या है बच्चों, धारा है इसमें प्रवाहित, R क्या है, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। और सेल का जो प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो बच्चों जो सेल का प्रतिरोध होता है वो दो मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी, यानी जो दोनों प्लेटें होती हैं इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, यानी इसकी सांद्रता क्या है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी तो क्या है कि भाई जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसका मान बढ़ जाएगा। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता का मतलब सांद्रता बढ़ने पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा गया था, ठीक, 21 के पेपर में भी आया था, ठीक। चलिए देख लेते हैं बच्चों कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो B का रेखीय समाकलन होता है उस पथ से घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे कोई बच्चों यहां पर बन गया है बंद पृष्ठ, तो यही कह रहा है कि किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस पृष्ठ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र B होगा, वेक्टर B, चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है इस पथ द्वारा, ये जो पथ है इसका बच्चों, इस पथ से घिरी कुल धारा, यानी इसमें जो भी धारा है उस धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो भाई जिस तरह से ये नियम है उसी तरह चलिए हम इसका गणितीय रूप लिखते हैं। कह रहा है कि परिपथ से मतलब चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र B हो गया और रेखा का मतलब यहां से तार का जो ये भी लंबाई dl होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन, अब रेखीय की बात हो जाती है तो ये हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये समाकलन का चिन्ह है, अगर इसमें हम इस तरह से बना देंगे तो इसको रेखीय पढ़ते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि इस पथ से, यानी उस पथ से घिरी कुल धारा यानी I का जो होता है म्यू नॉट गुना होता है। यानी रेखीय समाकलन हो गया बच्चों B, वेक्टर B इंटू dl बराबर म्यू नॉट इंटू I। यही क्या हो जाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक क्वेश्चन है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए बच्चों। आप खुद किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको स्वप्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक ये दो टॉपिक जरूर दिखाई पड़ेंगे, या इसी को स्वप्रेरकत्व कहता है, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, चाहे स्वप्रेरण गुणांक बोले या फिर स्वप्रेरकत्व कहे, ठीक, दोनों सेम है। क्या है परिभाषा, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, लिखेंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बात समझ में आया। देखिए ऐसा अगर नहीं समझ में आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, तो स्वप्रेरण गुणांक के लिए बच्चों फार्मूला आपका होता है E बराबर होता है L, उसके बाद डेल्टा फाई, ठीक, अपान डेल्टा T। ये आपका डेल्टा फाई कहाँ लिख रहे हैं भाई, I, डेल्टा I है बच्चों, फाई नहीं लिखना है। ये आपका मेन फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, मेन फार्मूला। अब इसी में अगर हम L बराबर लिख दें, L बराबर अगर हम लिख देंगे बच्चों, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा E अपान
ठीक, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो ये फार्मूला यानी कुछ इस तरह से बन जाएगा रसगुल्लों। अब इसी में क्या कह रहा है कि भाई धारा, इसमें देखिए कह रहा है कि कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर हो, यानी जो डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो, इसका मान हम 1 रख देंगे बच्चों, एकांक कर देंगे। तो ये फार्मूला किस तरह से बन जाएगा? तो ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों L बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, इसका मान तो 1 रख दिया, L बराबर केवल E हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कुछ बन जाएगा इस तरह से कि L बराबर E, ठीक है ना, L बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के, यानी उस, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर हो वो एकांक हो। ठीक, मात्रक इसका क्या हो जाता है रसगुल्लों, हेनरी हो जाता है। आप फार्मूले में देखेंगे ना तो फार्मूले में माइनस यहां पर लगा होता है। माइनस क्या है भाई, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है जब भी माइनस लगा होता है। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें बच्चों ये ध्यान देना, फिर से बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना भाई, माइनस अगर लगा है तो उसके लिए टेंशन मत लेना, माइनस इसमें लगता है क्यों, क्योंकि भाई वही चीज चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। ये भी काफी ज्यादा लाजवाब है, एक अन्योन प्रेरण, दूसरा स्वप्रेरण। तो अन्योन प्रेरण क्या है, तो अन्योन में 2 कुंडलियां होती हैं। ठीक, हमने बताया था ट्रांसफार्मर जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ठीक, तो इसमें 2 कुंडलियां होती हैं जैसे ट्रांसफार्मर में। तो परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये हो जाता है अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है ना, अगर हम बात करें इसके फार्मूले की तो ये फार्मूला हो जाता है बच्चों, जैसे अगर हम देखेंगे m बराबर, क्योंकि हमें m चाहिए, m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, उसमें l क्या है, स्वप्रेरण गुणांक बच्चों, E क्या है, विद्युत वाहक बल। तो m बराबर इसमें जो फार्मूला हो जाता है माइनस का E2, यानी दूसरी कुंडली के ये विद्युत वाहक बल हो गया, और अपान हो जाएगा डेल्टा I1 लिखिए बच्चों, या IP, P का मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में, अपान डेल्टा T। तो ये हो जाता है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए जो फार्मूला हो जाता है। ठीक, यही तो कह रहा है। अभी देखिए इसमें कह रहा है कि 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, यानी संख्यात्मक रूप से किसी कुंडली में, किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। कहने का मतलब बच्चों, अगर हम यहां पर इसमें अब की बार क्या करें, डेल्टा आई अपान, यानी डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी इतना बराबर अगर हम 1 रख दें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। m बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, m बराबर बन जाएगा कितना, E2। ठीक, इस फार्मूले में माइनस, मतलब हमने बताया ना माइनस क्या दर्शाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही तो कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में या किसी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि क्या हो कि मतलब पहली वाली जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर जो है वो एकांक हो बच्चों। इसका मात्रक भी क्या हो जाता है, हेनरी हो जाता है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में रसगुल्लों इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देना।